हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं सोनू प्रजापति आपका इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म एलएचएस फिजिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि आपके अपने चैनल एलएचएस फिजिक्स पॉइंट पर 11th की जो मैथ की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर समुच्चय, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सेट, वह चल रहा है। इसके अभी तक हमारे 4th लेक्चर हो चुके हैं, यानी कि 4 लेक्चर हो चुके हैं और यह जो आज का लेक्चर है हमारा 5वां लेक्चर है। 4th लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा समुच्चय। समुच्चय होता क्या है, इसके बारे में हमने बेसिक प्रॉपर्टीज देखी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी कि समुच्चय के बारे में इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है, समुच्चय किस प्रकार कार्य करता है। इसके बारे में हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए और इसे हल करने का प्रयास किया। फिर हमने देखा समुच्चय को निरूपण किस प्रकार किया जाए, समुच्चय को निरूपण करने की विधियां कौन कौन सी हैं। हमने सिर्फ समुच्चय को निरूपण करने की 2 विधियां देखी थी। पहली विधि कौन सी थी हमारी? पहली विधि थी हमारी रोस्टर रूप या सारणिक रूप। दूसरी विधि समुच्चय निर्माण रूप। इन दोनों विधियों को हमने जो हमारा लेक्चर था उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही एकदम बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास किया है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। जो हमारी समुच्चय को निरूपण करने की विधियां थी उन पर आधारित हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। साथ ही जो हमारी प्रश्नावली 1.1 थी वह पूरी इस पर आधारित थी। उस क्वेश्चनों को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा समुच्चय के प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी। समुच्चय के प्रकार कौन कौन से थे इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जैसे रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय और कौन से परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, और एक था हमारा समान समुच्चय, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे परिमित और अपरिमित समुच्चय। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। साथ ही हमने इन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल और जो हमारी प्रश्नावली 1.2 थी उसे हल कर चुके हैं। इनके हल करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना डाउट बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। इसके बाद हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा? उसमें देखा था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक। कौन सा? उपसमुच्चय, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सबसेट। इसके बारे में हमने बहुत ही इजी लेवल से आपको पढ़ाया है और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। और आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उपसमुच्चय, सबसेट, उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल। साथ ही जो कुछ अगले पॉइंट है, अगले टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, और भी अगले टॉपिक है, उनको समझेंगे, पढ़ेंगे और हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एक नए जोश और नई उम्मीद के साथ। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नजर एकदम बोर्ड पर। तो आज हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीचे लिखे समुच्चय पर विचार कीजिए। समुच्चय दिया गया है हमारे पास, एक तो फाई, ये ए दिया गया है, एक कोई समुच्चय है 1 और 3। बी समुच्चय क्या है हमारा? बी है हमारा 1, 5, 9 और इस प्रकार से। और सी दिया गया है हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9। बोल रहा है कि प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक एक तो सबसेट का और एक नॉन सबसेट का, यानी कि सबसेट नहीं है, यानी उपसमुच्चय नहीं है, बरी है। एक तो लिखना है सबसेट और एक है नॉन सबसेट, जिसमें हमारा पहला क्या है? पहला तो है फाई, ये खाली स्थान दिया गया। फिर इसके बाद बी, ये ए कोई समुच्चय, यहाँ पर बी भी कोई समुच्चय है। और थर्ड क्या है? थर्ड है हमारे पास ये ए और सी, और फोर्थ है हमारे पास ये है बी और ये सी। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें एक तो सबसेट का और एक नॉन सबसेट का, यानी कि सबसेट नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, इस चेन बनने हैं। इस प्रकार से हमें करना है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम पहले इसके बेसिक लेवल को समझते हैं। यदि आपने 1 से 4th
लेक्चर के अभी तक आपने देखा है तो आपको जरूर पता होगा कि जब भी हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं तो पहले हम उसके बेसिक्स को बताते हैं कि पर्सन को समझाते हैं कि पर्सन पूछना क्या चाहता है। पर्सन जैसे हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि जैसे समुच्चय के प्रकार कहा गया, जैसे परिमित और अपरिमित कहा गया, तो पहले हम परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं उसे समझाते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसेट का बात कर रहे हैं तो हम पहले सबसेट को समझते हैं। वैसे तो लास्ट लेक्चर में हम समुच्चय जो हमारा उप समुच्चय है सबसेट, उसे ठीक प्रकार से समझ चुके हैं और एकदम बेसिक लेवल से आपको बताया गया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे आपके ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ इस क्वेश्चन को हल करने में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं उप समुच्चय से। क्या है हमारा उप समुच्चय, जिसे इंग्लिश क्या बोला जाता है, सबसेट। वैसे तो सब कुछ आपको फिर लास्ट लेक्चर में बता दिया, लेकिन रिपीट कर देता हूं, आपको आसानी रहेगी। सबसेट होता क्या है, उप समुच्चय, नाम से स्पष्ट है। उप समुच्चय यानी कि समुच्चय का दूसरा रूप, समुच्चय का दूसरा भाग या समुच्चय की तरह कार्य करने वाला दूसरा समुच्चय क्या कहलाता है, उप समुच्चय। ये तो एक तरह से शब्द की बात हुई। हम इसे उदाहरण के द्वारा समझे। उदाहरण के द्वारा क्या मैंने जैसे उदाहरण दिया था, एक तो राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति अपने कार्य को संभालने में असमर्थ रहता है तो उसका कार्य कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति। इसी प्रकार अगर दूसरा उदाहरण ले जैसे सरपंच और उप सरपंच, सरपंच का कार्य कौन संभालता है, उप सरपंच इस प्रकार से संभालता है। इसी प्रकार यदि समुच्चय नहीं होता है हमारा तो उसके कार्य को कौन संभालता है, उप समुच्चय। अब यह बात आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी तो इसे हम कुछ अलग तरीके से समझते हैं। जैसे पहला तो है कि जो समुच्चय की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वही उप समुच्चय की प्रॉपर्टीज होती है। कैसे, जैसे समुच्चय में पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि समुच्चय में कभी भी विरोधाभास नहीं होता है, तो इसमें भी क्या होगा, विरोधाभास नहीं होगा। पहले तो क्या है, विरोधाभास नहीं होगा, विरोधाभास नहीं होगा। दूसरी क्या है, हमने देखा है कि समुच्चय में कभी भी अवयवों का या एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी कि इसमें क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि समुच्चय में पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी, उप समुच्चय में पुनरावृत्ति नहीं होगी। तीसरा देखिए, समुच्चय में कर्म का कोई महत्व नहीं होता है तो इसमें भी कर्म का कोई महत्व नहीं होगा। वे किसी भी कर्म में हो सकते हैं, कर्म का महत्व नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद हम और भी उदाहरण लें, एक और आपको टॉपिक देता हूं जिसे समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारे उप समुच्चय होता है उसके जो अवयवों की संख्या होती है हमेशा समुच्चय के अवयवों की संख्या की या तो बराबर हो सकती है या कम हो सकती है, कभी भी से अधिक नहीं हो सकती। आपको शायद समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। एक मिनट, जैसे कोई भी समुच्चय ले लें, ये ले लिया 1 2 3 4 इस प्रकार ले लिया। बी कोई समुच्चय ले लिया 1 2 और 3। इसी प्रकार सी कोई समुच्चय ले लिया 2 3 4 और 1। अब यहाँ पर तीन उदाहरणों में देखते हैं। यह तो क्या है, हमारा ए समुच्चय, बी समुच्चय, सी समुच्चय ये दिया गया है। हमने लाइन क्या बोली है कि जो उप समुच्चय की जो अवयवों की संख्या होती है, उप समुच्चय के अवयवों की संख्या हमेशा समुच्चय के अवयवों की संख्या के या तो बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है, कभी भी इससे अधिक नहीं हो सकती। जैसे हम देखें ये सभी अवयव इसमें विद्यमान है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बी किसका सबसेट है, ए का उप समुच्चय होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार बी सी का भी सबसेट होगा, ये हो सकता है। और यहां पर ए बराबर क्या है, सी है, ये इस प्रकार से है। यहां पर बी में जो अवयव है, बी में कितने अवयव हैं 3, इसमें कितने अवयव हैं 4। यानी कि जो ये हमारा उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी होती है, हमेशा समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होती है, कम होती है या बराबर भी हो सकती है। यहाँ पर बराबर भी हो रही है,
यहाँ पर तो कम है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितनी है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपसमुच्चय के जो अवयवों की संख्या होती है हमेशा समुच्चय के अवयवों की संख्या के या तो बराबर हो सकती है या इससे कम होगी, कभी कभी भी इससे अधिक नहीं होगी। ये तो हमारी इसकी नॉर्मल सी बातें। इसके बाद हम बात करते हैं उपसमुच्चय की परिभाषा। उपसमुच्चय की परिभाषा को हम 2 उदाहरणों के द्वारा समझते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था। जैसे वही उदाहरण ले लें, ए बी, ये 1 2 3 4। इसी प्रकार हम बी को ले लें, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस उदाहरण के द्वारा समझते हैं किस प्रकार से। वैसे तो आपको पिछले लेक्चर में बता दिया, लेकिन एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है तो समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। ये तो देश की हिंदी रूप में। गणित रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाए, गणित रूप में व्यक्त करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिससे कहते हैं सबसेट। सी की टाइप का होता है, लेकिन सी तो इसे पूरा लिखा जाता है, ये थोड़ा सा इसे थोड़ा लिखा जाता है, इसे बोला जाता है सबसेट। जैसे किस प्रकार लिखेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब लास्ट लेक्चर में हमने एक एलिमेंट लिया था, जैसे कोई एलिमेंट ले, कोई भी अवयव ले लिया, जैसे कोई अवयव ले लिया ए। अभी हमें पता नहीं है कौन सा अवयव है, हम तो ए मान लेते हैं, जो किसी बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए से। तो इसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि क्या यह समुच्चय बी से बिलोंग करेगा, क्या यह समुच्चय बी से बिलोंग करेगा। यदि आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, बिल्कुल होता है, ये होना चाहिए, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में आपको कारण बताया गया है कि क्यों होता है। ए बिलोंग्स टू बी होता है। अब कैसे होता है, क्योंकि हमने परिभाषा में देखा है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान होता है, तब वह क्या होता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी कंडीशन कब लागू होती है, जब ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान होता है। अब यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसमें कंडीशन क्या लागू होगी कि ए का जो प्रत्येक अवयव है बी में विद्यमान होगा, यानी कि ए का जो भी अवयव लेंगे वह बी में विद्यमान होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए बी का भी उपसमुच्चय होगा, ये बिलोंग करेगा। यह हो गई हमारी इसकी बात। इसके बाद हम बात करते हैं, ये दिया गया ए इज द सबसेट ऑफ बी, यदि इसके साथ साथ ये भी दिया जाए तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये तो दिया हुआ ही, इसके साथ ये भी आ जाए तो तब क्या करेंगे, तब क्या करना है हमें, ये दोनों कंडीशन सिर्फ ए की स्थिति में आ सकती हैं। कब आ सकती हैं, जब ए बराबर बी हो। ए बराबर बी मतलब समान समुच्चय। ए बराबर बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ए बराबर बी यानी कि समान समुच्चय हो। ये दोनों कंडीशन जब भी तभी लागू हो सकती है जब क्या हो, ये दोनों क्या हो, समान समुच्चय हो। अब समान समुच्चय क्या होता है, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा। समान समुच्चय में 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो क्या होती है कि जो दोनों समुच्चय होते हैं उनके जो अवयवों की संख्या होती है हमेशा समान होती है। यदि ए में 4 है तो बी में भी 4 होगी, बी में 2 है तो ए में कितनी होगी, 2 ही होगी। और जो हम समुच्चय के जो अवयव ले रहे हैं वो भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि 1 ले रहे हैं तो दूसरे में भी 1 होगा, 2 लेंगे 2 ही आएगा, लेकिन उनका क्रम चेंज हो सकता है, क्योंकि समुच्चय में देखते हैं हम देखते हैं कि समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, यानी कि किसी भी क्रम में हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको एग्जाम्पल भी बताए गए थे जो आपको लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, वैसे एग्जाम्पल बताए गए थे। जैसे प्राकृत संख्या का समुच्चय वह किससे बिलोंग करता है, होल नंबर से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। इसी प्रकार क्या लिए, W बिलोंग्स टू Q, ये परिवेश संख्या से बिलोंग करता है। बिलोंग मतलब सबसेट, बिलोंग सॉरी, ये आएगा सबसेट, यानी कि इसका उपसमुच्चय होता है। ये हो गया, समझ में आ गया होगा, उदाहरण ले लिए। इसके बाद जिस प्रकार से हमने पहले देखा कि जो समुच्चय की प्रॉपर्टीज होंगी वही उपसमुच्चय की प्रॉपर्टीज होंगी। समुच्चय के प्रकार होते हैं तो उपसमुच्चय के प्रकार होंगे।
अब कौन कौन सी होंगी, जिसमें पहला आता है उचित उपसमुच्चय, ये हो गया उचित उपसमुच्चय। दूसरा क्या आता है हमारे पास, अनुचित उपसमुच्चय, ये हो गया। अब उचित और अनुचित उपसमुच्चय की परिभाषा हम किसके आधार पर देंगे, समान समुच्चय में, जिसके लिए दो कंडीशन आई थी अभी क्या आई थी, ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो ए बराबर बी हो रहा था। अब जो हमारा उचित उपसमुच्चय है उसमें क्या होगा, इसमें यह कंडीशन तो लागू होगी लेकिन यह कंडीशन लागू नहीं होगी। जब यह कंडीशन लागू नहीं होगी तो यह भी लागू नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, ए द सबसेट ऑफ बी, बी नॉट सबसेट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी। ये तो गया उचित उपसमुच्चय की बात। अब अनुचित उपसमुच्चय क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होगा। इसमें क्या होगा, दोनों कंडीशन लागू होंगी तो ए बराबर बी आ जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा हमारा। तो हम लिख देते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी, यानी कि समान समुच्चय हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और बात आती है, हम ए द सबसेट ऑफ बी होता है, इसे हम किस प्रकार से पढ़ते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय होता है, यानी कि ए के रूप में पढ़ रहे हैं। यदि हमें बी के रूप में पढ़ना है, यानी कि बी को हम पहले लाना है, जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं ए बी का उपसमुच्चय है, यदि हमें इसे बी के रूप में पहले लाना है तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका लिखने का एक सरल तरीका है, इस बी को यहाँ पे ले आइए और ए को यहाँ पे ले आइए, इसका चिन्ह कहां पर है, बी की तरफ, तो बी की तरफ कर दीजिए, तब इसे क्या बोलेंगे, ये चिन्ह आता है अधिसमुच्चय का। तब ये क्या हो जाएगा, बी ए का अधिसमुच्चय है, बी ए का एक अधिसमुच्चय है। ये क्या है, अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय, ये हो गया हमारा। तो इसे नोट कर लीजिए। वैसे नोट तो क्या करेंगे, कर लिया होगा आपने कल ही। ये हो गया। इसके बाद में आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारा फाई होता है, फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। वह सभी समुच्चय होता है, कोई सभी समुच्चय ले लें उसका क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। अब किस प्रकार से होता है, अब फाई को यानी रिक्त समुच्चय को हम किससे लिखते हैं, फाई को लिखते हैं। अब हम रिक्त समुच्चय किसके द्वारा लिखते हैं, फाई के द्वारा लिखते हैं या रिक्त मंझले कोष्ठक के द्वारा लिखते हैं। अब फाई सभी उपसमुच्चय का समुच्चय किस प्रकार से, उपसमुच्चय किस प्रकार से होता है, हम इसे समझते हैं। कोई सा समुच्चय ले लें, कोई सा समुच्चय ले, जैसे हमने यह समुच्चय लिया, क्या दिया गया, 1 और 3, इसमें ये और ये देखिए, ये तो सब में आएगा, यानी कि सब में आएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय मतलब क्या होता है, कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, यानी कि शून्य मान ले एक तरह से। लेकिन आपको तो इससे देगी, ये सब में आएगा, जब भी समुच्चय की बात होगी ये जरूर आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो फाई होता है वह सभी समुच्चय क्या कहलाता है, उपसमुच्चय होता है। तो क्या होता है, फाई, नोट में लिख सकते हैं आप इसे, नोट फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। चाहे कोई सा भी समुच्चय ले लो, उसका क्या कहलाएगा, ये उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय कहलाता है या होता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, होता है। तो इसे इस नोट को लिख लीजिए, तो मिटा देते हैं। इसके बाद चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या हमें एक तो सबसेट का और एक नॉन सबसेट का चिन्ह बनना है, इसमें जो हमारे क्वेश्चन दिया गया है। अब फाई की बात हो रही है ना, फाई के बारे में हमने पहले बताया कि फाई सभी समुच्चय क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। तो हम बिना देखे क्या लिख सकते हैं, फाई इज द सबसेट ऑफ बी, सबसेट का चिन्ह लगा सकते हैं। अब ए क्या बी का सबसेट है, ए क्या है यहाँ पर, 1 और 3 इसके अवयव है। क्या 1 और 3 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक अलग बात बताता हूँ।
एक आता है बिलोंग्स टू, एक आता है सबसेट। इसमें अंतर क्या है? एक आता है बिलोंग्स टू और एक आता है सबसेट। जैसे आपको कोई दो समुच्चय दिए गए हैं, एक तो दिया गया है 1 2 3 4 5, ये इस प्रकार से दिया गया है। और बी क्या दिया गया है भाई आपके पास? 1 2 3 4 5 6, ये इस प्रकार से दिया गया है। अब बिलोंग्स टू ग्रुप में किस प्रकार लिखेंगे? जब भी बिलोंग्स टू की बात आएगी ना तो आप क्या करेंगे? जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए से बिलोंग कर रहा है? यानी कि जो आपके पास ये दिया गया है आपको समुच्चय में ढूंढना है, उसे ढूंढना है। ये इसमें दिया गया है, लेकिन अगर ये इस प्रकार से आ गया, क्या ये समुच्चय ए से बिलोंग करता है? तो आप एक बार तो ऐसे सोचेंगे कि बिलोंग तो करता है क्योंकि एक दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो क्या है? बिलोंग्स टू और यस उपसमुच्चय का, ये सबसेट का। बिलोंग्स टू में क्या होता है? जो यहाँ पर दिया गया है ना वो यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि समुच्चय ग्रुप में दिया गया है तो समुच्चय ग्रुप में अंदर होना चाहिए, लेकिन समुच्चय ग्रुप में अंदर नहीं है। तो यहाँ पर सबसेट का चिन्ह, यहाँ पर बिलोंग्स टू का चिन्ह आएगा, यहाँ पर सबसेट का चिन्ह आएगा। सबसेट के चिन्ह में क्या देखते हैं? सबसेट के चिन्ह में क्या देखते हैं? अवयव देखते हैं। ये अवयव आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये अवयव इसका उपसमुच्चय क्योंकि एक इसमें आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो बिलोंग्स टू में ये नहीं आता, क्योंकि बिलोंग्स टू में क्या करते हैं? जो यहाँ पर हमें दिया गया है उसे ही हमें समुच्चय में ढूंढना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आएगा, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हम क्या करते हैं कि जो बिलोंग्स टू दिया गया है उसमें तो सेम टू सेम देखते हैं ये दिया हुआ है या नहीं, और समुच्चय में क्या देखते हैं? अवयव को देखते हैं, समुच्चय में अवयव को देखते हैं वो है या नहीं। तो यहाँ पर यही बात है। तो ए बी, क्या ए बी का उपसमुच्चय है? 1 और 3 अवयव देखने हमें, 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो इस प्रकार से यार क्या नहीं होगा? उपसमुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार ए सी, ए तो ये रहा और सी कहाँ पर है? सी ये रहा। इसमें 1 और 3 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ये हो गया हमारा सबसेट। इसके बाद चौथा क्या है हमारा? बी और सी। बी है हमारे पास और सी ये रहा। 1 5 9, ये 1 ये 5 ये 9, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल नंबर 10। देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 10 बोल रहा है, मान लीजिए एक कोई समुच्चय दिया गया है AEIOU, ये हमारे पास कोई समुच्चय दिया गया है। ए बी क्या दिया गया है हमारे पास? बी दिया गया है समुच्चय ए बी और सी और ये डी, ये हमारे पास समुच्चय दिया गया है। और साथ ही पूछ रहा है क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है? प्रश्न को सुनना, क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है? नहीं तो क्यों? ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या ए बी का उपसमुच्चय है? और इस बात क्या दिया गया कि नहीं तो क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन बोला है एक समुच्चय दिया गया है और पूछ रहा है क्या ए बी का उपसमुच्चय है? ये हमें बताना हाँ या नहीं। तो इस पर यदि नहीं आता है तो नहीं का कारण देना है कि नहीं क्यों आ रहा है, यानी कि यह उपसमुच्चय क्यों नहीं होगा। तो अब ए और बी में देखते हैं, हमें सबसेट देखना है तो हम इसके अवयव को देखते हैं। ए इसमें है, बिल्कुल है। ई इसमें नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है और यू भी नहीं है। तो इस प्रकार से इसके अवयव इसमें नहीं मिल रहे, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह इसका सबसेट नहीं होगा। यानी कि ए इज द सबसेट, ए नॉट इक्वल्स टू ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ये हो गया हमारे पास। इसका कारण क्या दे सकते हैं? कारण दे सकते हैं समुच्चय की उपसमुच्चय की परिभाषा क्या होती है? उपसमुच्चय की परिभाषा होती है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान नहीं होने के कारण यह एक उपसमुच्चय यानी कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। इस प्रकार से हम कारण दे सकते हैं। तो
तो इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बाद चलते हैं हम हमारे अगले एग्जाम पर। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि ए बी सी तीन समुच्चय हैं, यानी कि ए बी सी तीन क्या है, समुच्चय हैं, समुच्चय हैं। ये हमारे पास समुच्चय दिए गए हैं। इसके बाद दिया गया ए बिलोंग्स टू बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी। तो क्या यह सत्य है कि ए इज द सबसेट ऑफ सी? यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी तीन क्या है, समुच्चय है, जहां पर ए बिलोंग्स टू बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी। ये तो हमें दिया गया और हमें ये देखना है कि ये आएगा या नहीं आएगा। तो पहले हम देखते हैं इस प्रकार का समुच्चय कहते हैं कि बी क्या हो, सी का उपसमुच्चय हो। और जो ए इस प्रकार से लेंगे कि वह किससे बिलोंग करे, बी समुच्चय से बिलोंग करे। यानी कि ए को ले लें हम, देखें तो कोई एक क्वेश्चन चल रहे हैं, एक दो इस प्रकार से ले लिया, ये ले लिया एक, ये तो ए ले लिया। इसी प्रकार से हमें बी, बी हमें इस प्रकार से लेना है कि जो ए जो हमारा समुच्चय है वो बी से बिलोंग करे। यानी कि ये जो हमें दिया गया है ना पूरा, वो इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि बिलोंग के अभी बताया बिलोंग्स टू के मतलब ये जो आ रहा है ना वो सेम टू सेम इसमें यानी कि शामिल होना चाहिए, यानी कि सम्मिलित होना चाहिए। तो पहले तो हम यही आएगा एक दो, इस प्रकार से आ गया। इसी प्रकार और क्वेश्चन भी ले लें 3 4 5, यह होगा बी। और सी, सी हमें किस प्रकार से लेना है, सी हमें इस प्रकार से लेना है कि जो बी हमारा समुच्चय दिया गया ना उसके सभी अवयव आ जाए, उसके सभी अवयव आ जाए। इसके अलावा भी अवयव आ सकते हैं, लेकिन हमें सबसेट देखना है कि इसके अवयव तो पूरे आने ही चाहिए, ये तो आने ही चाहिए। तो हमें इस प्रकार से लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये 3 4 5, ये तो आएंगे। इसके अलावा कोई अभी ले सकते हैं लेना चाहे तो, जैसे 6 7 ये आ गए हमारे समुच्चय आ गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या ए इज द सबसेट ऑफ सी, क्या ए सी का सबसेट है? हम देखते हैं सबसेट में क्या देखते हैं, सबसेट में तो अवयव देखते हैं, और जब बिलोंग्स टू आता है तो उसमें सेम टू सेम देखते हैं कि वो आ रहा है या नहीं। जब बिलोंग्स टू था इससे तो ये इसमें आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि सबसेट बोला तो इसके अवयव को देंगे 1 और 2 होना चाहिए। यहाँ पर 1 और 2 समुच्चय के रूप में है, क्या इसके अलावा 1 और 2 आ रहा है? कभी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमें अवयव को देखेंगे, अवयव को देखने पर यहाँ पर 1 और 2 नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, यानी कि ए सी का सबसेट नहीं होगा। यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए, ये हमने उदाहरण दे दिया है, आप समझ सकते हैं इस उदाहरण से। हमने किस प्रकार से किया है क्वेश्चन को, हमें दिया गया 3 तो क्या है, ये समुच्चय दिए गए हैं, और हमें ए तो किस प्रकार से लेना है कि वह बी से बिलोंग करे, यानी कि जो ए जो हमारा समुच्चय दिया गया है वो बी में इस प्रकार होना चाहिए, वो यानी कि सेम टू सेम वही होना चाहिए जो ए को होना चाहिए। उसके अलावा कोई अवयव तो हो सकते हैं, जैसे ए की ले लिया हमने 1 2 समुच्चय के रूप में, तब बिलोंग करना चाहिए कि बिलोंग करेगा तो ये अवयव तो इसमें होगा ही होगा, ये तो हो गया। इसके अलावा भी अवयव हो सकते हैं। और सी किस प्रकार से लेना है कि बी क्या हो, सी का सबसेट हो, यानी कि ये अवयव तो सारे आने ही चाहिए, और साथ ही कोई अलग अवयव भी आ सकते हैं, यानी कि 2 कंडीशन लागू हुए। आप क्या बोल रहे हैं, ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए यानी कि एक जो अवयव है वो भी सी में विद्यमान होना चाहिए। एक और 2 है, 1 और 2 यहाँ पर आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पर समुच्चय के रूप में, हमें तो अवयव के रूप में चाहिए, अवयव के रूप में नहीं है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं यह सबसेट नहीं होगा। उदाहरण पूछ रहा है तो उदाहरण यहाँ पे ये दे सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, देखते हैं क्या क्या है हमारा अगला टॉपिक, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। वास्तविक
संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, समुच्चय के उपसमुच्चय। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। वास्तविक संख्याएं हम जानते हैं, जिसमें प्राकृत संख्याएं आती हैं, पूर्ण संख्याएं आती हैं, पूर्णांक संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्याएं आती हैं, अपरिमेय संख्याएं आती हैं। ये संख्या किस में आती है? वास्तविक संख्याओं में आती है। तो हमें क्या बात कर रहा है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, ये इस प्रकार से बात कर रहे हैं। और वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं? यानी जैसे प्राकृत संख्याएं हैं, क्या प्राकृत संख्या वास्तविक संख्याओं में आती है? बिल्कुल आती है, क्योंकि सब वास्तविक संख्याओं की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्राकृत संख्या ही तो है। इसके बाद हम बात करें जैसे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये आर की सबसेट होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि जीरो इसमें बताता है। आर वास्तविक संख्या किससे? 5 संख्याओं से बनी होती है, तो ये तो सबसेट हो ही नहीं। इसके बाद क्या आता है? पूर्णांक संख्या, जेड बिलोंग्स जेड सबसेट ऑफ आर, ये भी होगा। इसी प्रकार परिमेय संख्या क्यू सबसेट ऑफ आर। इसके बाद आता है टी। शायद मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में वहां पर पी लिखा था, पी की जगह टी कर लीजिए, यहाँ पर टी आएगा। यानी कि अपरिमेय संख्याओं को टी द्वारा व्यक्त किया जाता है, ना कि पी के द्वारा। सबसेट ऑफ आर, ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम इसे इसी प्रकार अलग रूप में भी लिखा जा सकते हैं, जैसे एन बिलोंग्स टू, डब्ल्यू से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। डब्ल्यू किससे बिलोंग करेगा? इसके अगली वाली संख्या कौन सी है? पूर्णांक संख्या, जेड से बिलोंग करेगा। और जेड किससे बिलोंग करेगा? जेड के बाद कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? क्यू द्वारा। इसी प्रकार क्यू किसका उपसमुच्चय होगा? अपरिमेय संख्या होगा? अपरिमेय संख्या का नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या अपने आप में क्या है? एक अलग संख्या है। अब क्या किसका होगा ये? अब क्या होगा ये? रियल नंबर्स का। हम अपरिमेय संख्या को अलग से लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू आर। यही तो बस एकदम इजी, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं क्या है? ये समुच्चय के रूप में है, वैसे लिखना लिख सकते हैं आप के उपसमुच्चय। ये क्या हो गए? ये जो भी इधर आ रहे हैं क्या हो गए? इसके उपसमुच्चय हो गए। एन भी इसका उपसमुच्चय है, डब्ल्यू भी इसका उपसमुच्चय है, जेड भी इसका उपसमुच्चय है, और साथ ही क्यू भी इसका उपसमुच्चय है, और टी भी क्या है? इसका सबसेट है, उपसमुच्चय है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसे नोट कर लीजिए। तो मिटा देता एकदम इजी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। अंतराल आर के रूप में, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। उपसमुच्चय के रूप में अब किस प्रकार से होगा ये? अंतराल का अर्थ क्या होता है? दो कोई राशियां होंगी, उनके बीच का क्या होगा? अंतर होगा या अंतराल होगा। बीच के क्या होगा? एक तरह से दूरी काटे, दूरी निकाले। अंतराल यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दो राशियों के बीच की दूरी, यानी कि इसके लिए हम दो वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, दो राशियों की जरूरत पड़ेगी। तो हम दो क्या लेते हैं? यहाँ पर कोई अवयव लेते हैं, समुच्चय में तो अवयव की बात होगी। दो अवयव लेते हैं, दो जैसे ए और बी ले लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अंतराल आर क्या है? वास्तविक संख्या। तो ये कि दोनों संख्या लेने वो किससे बिलोंग करेंगी? आर से, क्योंकि पहले दिया गया है यहाँ पर बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहाँ पर हमें एक कंडीशन माननी है। क्या माननी है? मानना ए इज लेस देन बी, यानी कि ए बी से छोटा है, ये हमें मानना है। तब क्या होता है? ये x बिलोंग्स टू आर, जहां x ए से तो बड़ा है
और बी से छोटा है। एक विवर्त अंतराल कहलाता है। अब ये समझने का प्रयास कीजिए, अंतराल दो अवयवों के बीच क्या आएगा। यहाँ पर ए और बी कोई दो अवयव ले लिए, हमें पता नहीं कि कौन से अवयव होंगे। ए और बी कोई दो अवयव ले लिए जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से। यहाँ पर अंतराल आर के रूप में पूछ रहे तो आर से बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन बनी है कि ए इज लेस देन बी, और इसके बाद क्या है, तब x बिलोंग्स टू आर और x का मान है a से बड़ा है और b से छोटा है। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर a से छोटा है और b से क्या है, बड़ा है। यानी कि a का मान यहाँ पर छोटा है, b का मान बड़ा है। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, a से तो बड़ा होगा और साथ ही क्या होगा, b से छोटा होगा। इस प्रकार से ये होगा, एक विवर्त अंतराल कहलाता है। जब भी कोई समुच्चय इस रूप में आएगा तो वह एक विवर्त अंतराल कहलाएगा, जिसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ये छोटा कोष्ठक आता है जिसे इस रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर जो ए और बी है ना, इनको शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इनके बीच की संख्या जो भी आएंगे उन्हें शामिल करेंगे। जैसे 1 और 5 ले लिए, इस रूप में ले लिए, तो यहाँ पर 1 और 5 तो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इनके बीच की संख्याओं को जो कौन कौन सी है, जैसे 2, 3, 4, इनको शामिल करेंगे। या तो किसके लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए। अगर वास्तविक संख्याओं के लिए बात करें तो इसमें और भी संख्या है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में हम जानते हैं कि अनंत संख्याएं आती है। अगर वास्तविक संख्या की बात हो तो यह आ जाएगा इस प्रकार से। अगर यदि इस प्रकार से हो, x बिलोंग्स टू आर, a लेस देन एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन 11 बी, इस प्रकार से आ गया। एक समवर्त अंतराल कहलाता है। यदि यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं आएगा तो वो क्या कहलाएगा, विवर्त अंतराल कहलाएगा। यदि यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ गया तो क्या कहलाएगा, समवर्त अंतराल कहलाएगा। अब जो विवर्त अंतराल होता है उसे किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जिसमें सिरे, ये क्या होते हैं, सिरे, इन्हें शामिल नहीं किया जाता। इन चित्र द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई रेखा है, ये कोई रेखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक इस प्रकार ये छिद्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि इसे शामिल नहीं करेंगे। यह तो कितना है, ए और ये बी, यानी कि ए और बी को तो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इनके बीच की दूरी जो है ना, जो बिंदु है उन्हें शामिल करेंगे। इसी प्रकार हम इसे भी देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसे व्यक्त करेंगे इस कोष्ठक द्वारा, बड़े कोष्ठक द्वारा। इसमें क्या होगा, सिरे शामिल होंगे, यानी कि ए और बी तो शामिल हों, जो बीच की संख्या तो शामिल होंगी, साथ में जो ए और बी है वो भी शामिल होंगे, यानी इसमें सिरे भी शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ रहा है। बराबर का चिन्ह मतलब क्या है, यहाँ पर ए भी आएगा और बी भी आएगा, साथ में इनके बीच की संख्या भी आएगी। इस प्रकार से ये आएगा। जैसे हम उदाहरण ले, कोई यही ले लेते हैं 1 और 5 का ही, तो क्या जाएगी, इसके बीच की संख्या ये समुच्चय के रूप में 1, 2, 3, 4 और 5 ये आ जाएंगे। अब चित्र के द्वारा समझना है, चित्र के द्वारा इस प्रकार से जाएगा। अब क्या आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, रंगीन हो जाएगा ये इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि इसमें सिरे भी क्या होंगे, शामिल होंगे, सिरे भी शामिल होंगे, साथ में इनके बीच की संख्याएं भी शामिल होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें बीच की संख्या शामिल हो रही थी लेकिन सिरे शामिल नहीं हो रहे थे। इसे भी क्या होता है, इस द्वारा, इस कोष्ठक द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसे इस कोष्ठक द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब आप इन दोनों कोष्ठक को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप देख लीजिए कौन सा सवाल होना चाहिए आपके मन में। वो सवाल होना चाहिए कि क्या एक कोष्ठक लिया जाए और एक कोष्ठक लिया जाए, इस प्रकार से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कैसे, आप देखते हैं, पहले से नोट कर लीजिए। तो क्या होगा, यदि यह इस प्रकार से आ जाए, ए बी
इस चेन का तो मतलब क्या होता है, यानी कि ये तो शामिल होगा, इसका क्या होता है, ये शामिल नहीं होगा, इनके पीछे संख्या आएंगी। जैसे उदाहरण ले, हम तय को 5 से चलते हैं, यही उदाहरण देते हैं बार बार। तो क्या हो जाएगा ये एक, क्योंकि एक तो शामिल होगा, क्योंकि कोष्टक देखिए आप, कोष्टक कौन सा है, बड़ा वाला कोष्टक, समवर्त अंतराल वाला कोष्टक है। 1 2 3 4, क्या यहाँ पर 4 भी आएगा, क्या यहाँ पर 5 भी आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कोष्टक देखेंगे ना, कोष्टक क्या है, विवर्त अंतराल वाला है। विवर्त अंतराल में क्या होता है, किसी से शामिल नहीं होते, यानी कि 5 शामिल नहीं होगा। तो इस प्रकार से समुच्चय हो गया। इसी प्रकार अगर ये कोष्टक तो पहले आ जाए और ये क्या हो जाए, बाद में आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे उदाहरण लेते हैं, यही लेते हैं 5 वाले हम लोग, तो क्या हो जाएगा, एक शामिल नहीं होगा क्योंकि विवर्त अंतराल है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 3 4, क्या 5 शामिल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें समवर्त अंतराल है। तो ये आ गया इस प्रकार से। अब हमें जैसे जिस प्रकार से विवर्त अंतराल आ रहा था तो इसे इस प्रकार से व्यक्त कर रहे थे, तो इसे किस प्रकार से व्यक्त करेंगे और इसे कहेंगे क्या, इसे तो विवर्त अंतराल बोल रहे थे, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे। यहाँ पर पहले कोष्टक कौन सा आ रहा है, समवर्त अंतराल वाला, बाद में कौन सा आ रहा है, विवर्त अंतराल वाला, तो इसे क्या करेंगे, समवर्त विवर्त अंतराल बोलेंगे। इसी प्रकार ये आता है, पहले कौन सा है, विवर्त, उसके बाद समवर्त, ये कौन सा हो जाएगा, विवर्त समवर्त अंतराल हो जाएगा। और इसे व्यक्त किस बार करेंगे, किस प्रकार करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, और साथ में क्या हो जाएगा, ये a x और ये b। यहाँ पर a शामिल हो रहा है, एंड यहाँ पर बराबर का चिन्ह आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, a, ये इस प्रकार से लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर b शामिल हो रहा है, तो यानी कि बराबर का चिन्ह आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया, आप नोट कर लिया होगा। इसके बाद आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है घात समुच्चय। इंग्लिश में बोला जाता है पावर सेट। अभी तो आपको कुछ भी समझ में, अभी तो आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। अभी तो आपको इस टॉपिक के बारे में, अभी तक आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आएंगे जिसको समझने में आपको क्या है, बहुत ही मजा आएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारा घात समुच्चय। घात समुच्चय, पावर सेट। अब देखना इस समुच्चय की पावर, शक्ति इस समुच्चय में है क्या। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर इस परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो परिभाषा लिखते हैं पहले हम, किसी भी समुच्चय के सभी संभावित, ध्यान देना, संभावित उपसमुच्चयों, क्या, उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, पावर सेट। घात समुच्चय, घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है किसी भी समुच्चय के, चाहे आप कोई भी समुच्चय ले लो, तो किसी भी समुच्चय के सभी संभावित उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। अब किस प्रकार से कहलाता है, पहले हम इसकी थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट बात ले लेते हैं।
इसे 2 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है। जहां अब आपके मन में होगा कि यहाँ पर n क्या है, ये n भी बताएंगे, n भी एक इंटरेस्टिंग है। n क्या है, यहाँ n जो हमारे समुच्चय के अवयव होते हैं ना, उनके संख्या होती है। समुच्चय के अवयवों की संख्या होती है, ये इस प्रकार से होती है। अब हम कोई उदाहरण लेते हैं, उदाहरण को हल करेंगे, उसके बाद हमें परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। आपकी परिभाषा बिल्कुल समझ में आ जाएगी, आप कभी भी इस परिभाषा को भूल नहीं पाएंगे। तो हम कोई भी समझ लीजिए, जैसे ए ले लिया, 1 और 2, हम तो नॉर्मल सा एग्जाम लेते हैं, 1 और 2 एग्जाम्पल, 1 और 2 दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, इसके घात समुच्चय बनाने हैं। घात समुच्चय किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर 2 की पावर n क्या है, 2 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसके समुच्चय के अवयवों को व्यक्त किया जाता है। ये 2 की पावर n क्या बताता है, यहाँ पर अवयवों जो कितने उप समुच्चय होंगे उनकी संख्या को ये बताता है। जैसे यहाँ पर अवयव कितने हैं, 2, n वहां कितना है, यहाँ पर 2। अब 2 की पावर 2 करें तो कितने आएंगे, यहाँ पर 4 के आएंगे, इसके उप समुच्चय आएंगे, उप समुच्चय। तो परिभाषा क्या थी भाई, किसी भी समुच्चय, यह समुच्चय था हमारा, किसी भी समुच्चय के सभी संभावित उप समुच्चयों, 4 उप समुच्चय आ गए। अब लिखेंगे कौन कौन से उप समुच्चयों का समुच्चय, यदि जो समुच्चय है उप समुच्चय आएंगे उन्हें हम समुच्चय के रूप में लिख दें तो वही क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। एकदम सरल परिभाषा, किसी भी समुच्चय के सभी संभावित उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। अब हम किस प्रकार से लिखते हैं इसे, हमने पहले पढ़ा है कि भाई सभी समुच्चय क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। तो हम शुरुआत भी जब भी एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी कोई भी अवयव लिखेंगे तो हम भाई से शुरुआत करेंगे। तो पहला अवयव तो क्या हो जाएगा, 4 अवयव ले लें, 4 उप समुच्चय होंगे हमारे। अब कौन कौन से होंगे, हमें इन्हीं से बनाना है। ये फाई, अब उप समुच्चय ले लें, उप समुच्चय भी समुच्चय के रूप में लिखा जाएगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है समुच्चय के समान। अब हमें पहले हम एक को ले लेते हैं, इसको लेकिन ले लेना किसके रूप में, हमें समुच्चय के रूप में। इसी प्रकार अब एक को ले लेते हैं, अब इसको ले लेते हैं, ये 2 आ गए, अब 1 भी आ गए, 2 भी आ गए। अब एक साथ दोनों को ले लेते हैं, 1 2 और 3, 1 और 2 ये आ गया। इस प्रकार से क्या किया है हमने, हम जानते हैं कि भाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, ये हम जानते हैं। फिर हमने जो समुच्चय दिया गया है उसके एक एक एलिमेंट्स को लेते हैं, जो भी किसके रूप में, समुच्चय के रूप में। जब फाई है, फाई तो खुद ही समुच्चय के रूप में होता है क्योंकि फाई को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, मंझले कोष्ठक मंझले कोष्ठक द्वारा। 1 को ले लिए, फिर 2 को ले लिए समुच्चय के रूप में। इसी प्रकार हम दोनों को ले सकते हैं। तो ये कितने हो गए हमारे, 4 उप समुच्चय हो गए, और 4 ही चाहिए थे, 4 उप समुच्चय हो गए। अब जब इन्हें हम समुच्चय के रूप में लिख देते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा उप समुच्चय कहलाता है। समुच्चय के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, समुच्चय का चिन्ह लगा दो बस, ये आ गया हमारा घात समुच्चय। तो परिभाषा क्या थी, किसी भी समुच्चय, यह समुच्चय था हमारा, के सभी संभावित उप समुच्चय, 4 समुच्चय आए थे और उप समुच्चय कौन कौन से थे, ये हमारे उप समुच्चय थे। उप समुच्चयों का समुच्चय समुच्चय के रूप में लिख दिए तो क्या कहलाता है, वो घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय किस प्रकार व्यक्त करते हैं, पी ए, पी का मतलब पावर, पावर सेट, और ये क्या है यहाँ समुच्चय, तो इसे पी ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, घात समुच्चय आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो अपना डाउट शेयर करें, तो उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। तो मिटा देते हैं अब। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आपको एकदम इजी तरीके से समझ में आ गया होगा।
ये आपके 12वीं में चलेगा और 12वीं में भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी डाउट है तो आप डाउट बता सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? विश्व। अब समुच्चय के लिए विश्व क्या हो सकता है? ऐसा समुच्चय जो भी कोई समुच्चय दिए गए ना, अगर वो किसी एक समुच्चय के क्या उप समुच्चय हो, जो भी हमारे पास कोई भी समुच्चय दिए गए हैं, यदि वे किसी भी एक समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं तो वह क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। वह सभी समुच्चय के लिए क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसे उदाहरण द्वारा समझेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। यदि दिए गए या थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में बताएं तो प्रदत्त, यदि प्रदत्त समुच्चय किसी, परिभाषा पर ध्यान देना एकदम, यदि दिए हुए या प्रदत्त समुच्चय किसी एक समुच्चय के क्या हो? उप समुच्चय हो तो वह उन सभी समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। क्या है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय? यदि दिए गए या प्रदत्त समुच्चय किसी एक समुच्चय के क्या हो? उप समुच्चय हो, तो वह जो हमारा वो एक समुच्चय है जो क्या कहलाता है? उन सभी समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जैसे उदाहरण द्वारा समझते हैं, उदाहरण द्वारा और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। एक उदाहरण ले लिया आपके पास 1 2, इस प्रकार से बी ले लिया 0 2, सी ले लिया हमारे पास 5 6 7, इसी प्रकार डी ले लें, डी क्या ले लें 1 3 7 9, इस प्रकार से। और इसी प्रकार हम कोई ई समुच्चय लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा समुच्चय है वह सार्वत्रिक समुच्चय है। अब आप सोचिए किस प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए हमने परिभाषा क्या लिखाई थी? यदि दिए गए समुच्चय किसी दिए गए सभी समुच्चय, इस प्रकार लिख लिया, दिए गए सभी समुच्चय किसी एक समुच्चय के उप समुच्चय हों। ये जो हमारे पास समुच्चय दिए गए हैं, ये बोल रहा है यदि दिए गए या प्रदत्त सभी समुच्चय किसी एक समुच्चय, ये हमारा एक समुच्चय है, के उप समुच्चय हों। तो उप समुच्चय मतलब इनके अवयव देखना है कि अवयव उसे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं 1 और 2, 1 और 2 आ रहा है इसमें, यानी कि इसका सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। अब बी देखते हैं, बी 0 और 2, 0 आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो बी भी क्या होगा? इसका सबसेट होगा। इसी प्रकार हम सी देखते हैं 5 6 7, 5 भी है 6 भी है और 7 भी है। सी इज द सबसेट ऑफ ई, ये भी है। इसी प्रकार हम डी देखें, डी में कितना है 1 3 5, 1 3 7 9, ये रहा 1, ये 3, ये 7 और ये 9, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। यानी कि यह जो समुच्चय है सभी समुच्चय के लिए, यह जो समुच्चय है
यह समुच्चय सभी समुच्चय क्या है, एक तरह से उपसमुच्चय है, सभी समुच्चय इसके उपसमुच्चय हैं। यह समुच्चय सभी समुच्चय के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय के लिए कार्य करता है, यानी कि जो भी समुच्चय दिए गए हैं वो इसके उपसमुच्चय हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो मिटा देते हैं। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो आपको समझ में आ गए होंगे एकदम इजी तरीके से। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। डाउट है तो प्लीज़ शेयर करें, उनका समाधान किया जाएगा। यदि आप डाउट ही शेयर नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ अपना डाउट शेयर करें। तो आज हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा उपसमुच्चय पर आधारित एग्जाम्पल। पहले हमने उसकी थ्योरी को समझा, क्या थी थ्योरी, फिर उसके एग्जाम्पल किए, फिर हमने वास्तविक संख्याओं के रूप में उपसमुच्चय को समझा, किस प्रकार से लिखा जाता है उनके बारे में समझा। अंतराल के रूप में समुच्चय को उपसमुच्चय को देखा, किस प्रकार से लिखा जाता है। फिर हमने घात समुच्चय, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक, वो पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा लास्ट में क्या पढ़ा, सार्वत्रिक समुच्चय, वो भी एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके हमने इस लेक्चर में चर्चा की। आई होप आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा और आपको बिल्कुल समझ में भी आया होगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।